हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये भी एक कैसा एक्ट है? तो आप देखोगे ये भी एक ऐसा एक्ट है जो कि बाबा आदम के जमाने का है। बाबा आदम आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता। तो जो भी है, बाबा आदम है ना, 18वीं शताब्दी का एक्ट, 18th सेंचुरी का ये एक्ट है। ठीक है। तो अपन ये 18th 19th सेंचुरी के एक्ट पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ना है तो देखते हैं। तो इसके पहले तक हमने जो देखा वो आपको समझ में आया होगा, है ना? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो इंडेमनिटी इंडेमनिटी यानी नुकसान की भरपाई करना, गारंटी यानी दूसरे की अंटी, गैर अंटी नहीं। तो गारंटी यानी क्या? तो गारंटी यानी जब हम किसी व्यक्ति के कोई कंडक्ट की या कोई पैसा देने की गारंटी ले रहे हैं, भरोसा ले रहे हैं कि हाँ ये बराबर काम करेगा, नहीं किया तो मेरे से पैसा ले लेना, तो ये हम बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा हमने, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज पढ़ा। तो बेलमेंट यानी चीज दे देना किसी को, प्लेज यानी गिरवी के रूप में देना, सिक्योरिटी के रूप में देना, और एजेंसी यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए अपॉइंट करता है। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सब चीजें, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स है, बस ये दो वर्ड का खेल है, दो वर्ड और तीन चीज, बस इसमें ही आपका पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कवर हो जाएगा। तो पहला क्या बोला है? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का क्या मतलब है? नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, ये आपको पता ही है। तो ट्रांसफरेबल, जब हम चीज ट्रांसफर की कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसा रहेगा ट्रांसफरेबल? तो ट्रांसफरेबल दो प्रकार से हो सकता है, ये अपन पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ट्रांसफरेबल यानी देना, नेगोशिएट करना, ट्रांसफर करना। कैसे कैसे हो सकता है? एक हो सकता है बाय मियर डिलीवरी, सिर्फ चीज दे दिया तो वो नेगोशिएट हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो एंडोर्समेंट यानी क्या? तो उसमें बस पीछे में साइन करेगा, पीछे में या नीचे में एंडोर्स करेगा कि मैं ये इसके फेवर में दे रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे एंडोर्समेंट, और साथ में डिलीवरी, डिलीवरी भी होना चाहिए। तो ये डिटेल में से हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज नेगोशिएशन। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, ये सब चीज एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हमने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बहुत बड़ा चैप्टर होने के कारण इसको हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है। तो 6 यूनिट्स में पढ़ेंगे इसको, हम 6 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो आप देखोगे आपके नोट्स में भी ये कितना, तो 90 पेजेस का ये चैप्टर है। तो अगर आप पूरे नोट्स देखते हैं टोटल, तो वो 90 पेजेस का चैप्टर पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ही है। ये भी आपका कितना पोर्शन कवर करता है? तो ये आपका फिर से 10 से 15 मार्क वगैरह तक के कवर करेगा। तो ये तो एक अंदाज होता है, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होगा 20 मार्क नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही हो गया, तो 20-22 मार्क्स भी आ सकते हैं। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी एक मेजर पोर्शन कवर करता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये काफी अच्छा पोर्शन कवर करते हैं। और बाकी फिर कंपनीज एक्ट अपन डिटेल में देखेंगे। और जो दो छोटे छोटे से पॉइंट्स और है, छोटे छोटे से चैप्टर और है, जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो ये भी अपन डिटेल में आखिर में देखेंगे। इसको आखिर में देखने का क्या रीजन है? तो इसको आखिर में देखने का रीजन ये है कि जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, तो वो मैं आपको बेयर एक्ट के जो नोट्स वगैरह रहेंगे उसमें बेयर एक्ट के थ्रू बताऊंगा। तो बेयर एक्ट पढ़ना आप सीख जाओगे, जैसा एक पार्लियामेंट पास करती है वो एक्ट आप पढ़ना सीख जाओगे, तो वो इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस एक्ट ये पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। आपको ये पूरी जानकारी होने के बाद वो पढ़ोगे तो उसका अलग ही मजा आएगा। वैसे जब मैं पढ़ाते जाऊंगा तब भी आपको कई चीजें ये सब चीजों से रिलेटेड बताते जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि कौन सा रूल है, क्या है, हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ेंगे, तो हम इसको उस समय में जाके पढ़ेंगे जब ये बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको उस समय जाके पढ़ना पड़ता है जब ये बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे परिस्थितियां क्या थी, कैसे थी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि हो सकता है उस टाइम कुछ और था जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की परिस्थितियां थी, क्योंकि ये कब की बात हो रही है? अगर आप देखो तो ये बात हो रही है 1881, 1881 की। तो उस समय में कुछ और प्रकार की परिस्थितियां थी, अलग एनवायरमेंट था। तो इसीलिए हमको उस समय के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ता है, तब आपको ये एक्ट समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये अपन डिटेल में देखेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट था वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक कोई भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट
इन राइटिंग। तो राइटिंग में कुछ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल, एक डॉक्यूमेंट जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यानी एक डॉक्यूमेंट होता है इन राइटिंग जिसमें कुछ तो भी चीज रहेगी, कुछ तो भी अधिकार रहेंगे, कोई राइट्स रहेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें कुछ राइट्स रहेंगे। तो ये सब अपन डिटेल में वैसे देखेंगे, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये सब अपन जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में खूब डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और एक्ट तो आपको पता ही है, एक्ट यानी अधिनियम है ना, एक्ट आपको पता है जो पार्लियामेंट पास करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो ये एक्ट बनाया क्यों गया, तो आप सोच के देखो। देखो मैं बोला था ना आपको, मैं बाबा आदम के जमाने में ले जाऊंगा, उस जमाने में ले जाऊंगा जब ये इतना डेवलपमेंट नहीं था, फोन नहीं थे, कोई ऐसा गाड़ियां नहीं दिखती थी आपको सड़क पे इतनी। ये सब तो अभी अभी के डेवलपमेंट है। अगर आप देखो 50 साल या 100 साल, 100 साल के पहले कुछ भी नहीं था। अगर आप 100 साल पहले कोई किसी को बोलोगे कि अरे अपन यहाँ से बात करेंगे बैठे बैठे, तो कोई भी मानेगा नहीं। ये सब क्या है, ये सब चीजें ऐसी है जो कि आपने कभी ऐसा जो पुराने जो ग्रंथ होते हैं उनमें पढ़ा था कि यहाँ से बैठ के उधर टीवी चालू करते थे और वो देखते थे। महाभारत देखे ना आपने, तो महाभारत में ऐसे ही होता है कि यहाँ पे बैठा रहता है वो धृतराष्ट्र अंधा राजा, और वो संजय से पूछता है कि वहां पे क्या चल रहा है, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। तो वो बताता है। तो वहां की उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, जब गीता की शुरुआत होती है तो वो चालू ही वैसा होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। मीन्स वो संजय को पूछ रहे क्या हो रहा है, फिर वो टीवी लगाता है। अब ये अपन वहां देखते थे, अपने को लगता था अरे ऐसा नहीं होता, लेकिन आज ये सब चीजें हैं। तो समय के साथ चीजें बदलती है। तो आपने अगर 100 साल पहले देखा होगा तो चीजें बहुत अलग थी। ये सब इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतना अच्छा बैंकिंग सिस्टम एडवांस नहीं था, एकदम प्रिमिटिव स्टेज पे था। तो उस टाइम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था, उस टाइम पे होते थे सोने के सिक्के, मोहर चलती थी वहां। तो ये सब अभी उतना नहीं चलता है। राजा महाराजाओं के टाइम में आप इमेजिन करो क्या साधन क्या था, आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो किस हिसाब से आप जा सकते थे। तो आपको बैलगाड़ी वगैरह से जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। तो अभी क्या है, अभी तो इतने अच्छे अच्छे आपके पास गाड़ियां हैं। अभी तो करेंसी भी जो है पेपर नोट्स है, उस टाइम पे पेपर नोट्स नहीं होते थे, उस टाइम सोने के सिक्के होते थे। कपड़े भी अभी तो मस्त जीन्स वीन्स पहनते, बेल्ट वेल्ट लगाते, उस टाइम पे पैजामा पहनते थे, धोती पहनते थे। सोचो पैजामे में उसने रखा सोने के सिक्के ऐसे बहुत सारे, उसका पैजामा ही नीचे हो गया तो खैर हो सकता है। तो ऐसी दिक्कतें आ सकती थी। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए बोला गया कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके एक इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ, जिसमें क्या रहता था, उसमें लिखा होता था कि भाई मैं तुमको इतने पैसे देने का वादा कर रहा हूं। तो ये वादा हो सकता था, इधर प्रॉमिस, या ऑर्डर हो सकता था कि तुम मेरे को इतने पैसे दोगे, ये ऑर्डर करो या एक्सेप्ट करो। तो ये अपन देखेंगे, ये उस समय के लिए बहुत रिलेवेंट था। आजकल बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि आजकल आप सीधा सीधा पैसा दे देते हैं या इवन चेक देते हैं। चेक इज ऑल्सो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो वैसे हम जब यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे। कौन कौन से, तो एक रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये डिटेल में पूरा अपन देखने वाले हैं। वैसे आपने इंटरमीडिएट के पहले भी ये चीजें देखी है, आपने फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स में ये चीजें पढ़ी है, बट ये आपको कंसेप्ट अब समझ में आएगा और अब आपको मजा आएगा। अब आपको वो अकाउंट्स पढ़ने में भी मजा आएगा जिसमें बिल्स वगैरह की बात होगी। तो देखो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा प्रोमिसरी नोट। और तीसरा क्या रहेगा, तीसरा रहेगा एक चेक। ठीक है, चेक यूई, चेक यूई नहीं है, चेक है। ठीक है, तो स्पेलिंग रहती है ऐसी, तो चेक है, इसको हम बोलते हैं चेक। ठीक है, तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, इसमें हम सिर्फ ये 3 प्रकार के बिल्स की, प्रोमिसरी नोट्स की और चेक्स की ही बात करते हैं, और किसी चीज की बात नहीं करते। ठीक है, तो आप सोच के देखो इसका जन्म क्यों हुआ। तो मैंने आपको बताया कि इतने सारे सोने इधर, सोने के सिक्के इधर से उधर कैरी करना कितना मुश्किल था। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा लेटर लिख के दे दूं कि हाँ मैं तुमको इतना पैसा देने का वादा करता हूं, तो आगे चल के वो व्यक्ति बराबर पैसे मिल जाएंगे ये सोच के हमको गुड्स भेज देगा।
अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या होती थी कि भाई अगर मैं जा रहा हूं कहीं से तो पैसे वैसे कोई चोरी कर सकते, डाकू होते थे, गुंडे होते थे जो कि जंगल में घूमते रहते थे, कोई अगर वहां से जा रहा है यात्री तो उसको लूट लिया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर वो जो लिखा हुआ है वो मैं दे देता हूं तो मेरे को टेंशन खत्म हो जाता है, बाद में कभी वो लोग आएंगे इधर या मैं जाऊंगा उधर तो मैं वहां पे पैसा पे कर दूंगा। तो इसको हम बोलते थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये पेपर की वैल्यू थी, लेकिन अब देखो ये पेपर को कुछ एक एक्ट बनाने की जरूरत है, नहीं तो हर कोई लिख के देगा और पूरा ही नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया गया जिसमें बताया गया कि ये कैसे काम करेंगे, तो इनसे रिलेटेड लॉ बताया गया। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। दूसरा एक तरीका ये होता है, ये इसका जो दूसरा रीजन है, एक तो पहला था कि ईज हो गया, बहुत आसानी से अब पैसे के ट्रांजेक्शन होने लगे, कमर्शियल एक्टिविटीज होने लगी। दूसरा जो एम था इसका, तो दूसरा एम क्या था, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि जैसे समझो मेरे कोई दूर का एक कोई बिजनेसमैन है, मेरे से बहुत दूर रहता है वो, अब मैं उससे गुड्स मंगाता हूं पहली बार, तो वो मेरे को पहले तो देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूं, वो मेरे को जानता नहीं। अब यहाँ पे वो गुड्स नहीं देगा और मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं पैसे भेज दूंगा और गुड्स नहीं भेजा तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे मैं उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दे दूंगा, प्रॉमिसरी नोट, कि मैं तुमको इस तारीख को इतने इतने रुपए देने का वादा करता हूं। तो ये प्रॉमिसरी नोट जैसे ही मैंने लिख के दे दिया, अब आगे वाले को एक सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ बराबर मेरे को पैसे मिल जाएंगे, अब वो गुड्स मेरे को भेज देगा। तो यहां मेरे को क्रेडिट पीरियड भी मिल गया। तो इसका एक और यूज हो सकता है कि फॉर टेकिंग द क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड के लिए। तो अपन इसमें सिर्फ 3 चीज है, ये 3 चीज को हम डिटेल में अगर देख लेते हैं तो आपका ये जो पूरा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ नहीं, क्लियर है ना, अच्छे से समझ जाएगा। और ये ऐसा एक्ट है जो कि इवन बहुत सारे टीचर्स को नहीं जमता है। तो आप देखोगे क्यों नहीं जमता है, क्योंकि ये उस टाइम पे जाके पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बहुत सारे कंसेप्ट नहीं पता है क्योंकि उन्होंने उसको देखा ही नहीं। उन्होंने कभी रियल लाइफ में, आप भी बहुत कम जगह ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को काम करते देखोगे। सिर्फ चेक आपको दिखते हैं, बट बाकी के प्रॉमिसरी नोट्स ये सब सिर्फ जब आप बैंकिंग में जाओगे तब आपको देखने को मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर में अभी भी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे काम किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सबसे पहले तो नेगोशिएबल का मतलब बता दिया है, ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट जिससे किसी के अगेंस्ट एक राइट क्रिएट किया जाता है। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिटरली मीन्स अ डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। तो वो कई बार सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर होगा, कई बार बाय एंडोर्समेंट, सिग्नेचर करेंगे एंड डिलीवरी। फिर ये क्या करता है, तो ये अधिकार देता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसका उस पे नाम लिखा है, या उसके ऑर्डर पे, जैसे मेरे नाम से दिया है तो मेरे को अधिकार है कि मैं जाके पैसा क्लेम करूं, या फिर मैंने वो किसी और को बोला हो कि तुम जाके पैसा क्लेम करना, तो उसको अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर मनी। उस समय के हिसाब से देखो तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज थी, क्योंकि सब्सटीट्यूट फॉर मनी, इतने सारे सोने के सिक्के वगैरह ले जाने के बदले ये एक आप डॉक्यूमेंट लिख के ले जाओ। सिंस इट हैज अ फीचर ऑफ मनी, मनी जैसे उसकी एक्सचेंज वैल्यू थी, आप उसको दे सकते थे, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ डीलिंग। इट ऑल्सो सर्व्स एज क्रेडिट डिवाइस। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ये कहां कहां लगता है, तो ये लगता है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है। हमने जो पिछला एक्ट पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये जो एक्ट है ये अब सब व्यक्तियों को लगेगा। फिर टू ऑल पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया वेदर फॉरेनर्स और इंडियंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फिरंगी है या भारतीय। ठीक है, तो रेसिडेंट बोला है, रेसिडेंट है ना, यहाँ पे रहना चाहिए, रहवासी। अब देखो यहाँ पे हमने जो इनकम टैक्स वगैरह में रेसिडेंट पढ़ा है ना, जो आपने इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट कौन होता है, तो उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रेसिडेंट का एकदम सिंपल मतलब है, रेसिडेंट मीन्स जो भारत में रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो इनकम टैक्स में जो हमने पढ़ा है वो हम डिटेल में यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसके हिसाब से रेसिडेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो रेसिडेंट की खैर यहाँ डेफिनेशन नहीं है, रेसिडेंट का मतलब क्या है, रेसिडेंट मीन्स सिर्फ वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है। ठीक है, तो हर एक्ट के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो आपको ध्यान रखना है जिस एक्ट में जो डेफिनेशन बोलेगी वही लगेगी। ठीक है, ये भी चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में डेफिनेशन वगैरह के बारे में। अब देखो बेसिक पर्पस क्या था, तो वही है, सब्सटीट्यूट फॉर मनी, ट्रेड क्रेडिट मिल जाता था, अवॉइड मूवमेंट ऑफ कैश फॉर सेफ्टी पर्पसेस, वही कैश लेके जा रहे इतना सारा सोने के सिक्के,
एंड फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटी, इजीली कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो ये सब मैंने आपको बताया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही चीज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। पेएबल आइदर टू ऑर्डर, ये क्या होता है ये भी देखेंगे, और टू बियरर। ऑर्डर यानी जिसका नाम लिखा है उसको देंगे, और बियरर यानी किसी भी व्यक्ति को जो उसका धारक है, जिसके पास वो है, वो पैसा क्लेम कर सकेगा। फिर यहाँ पे वही बोला है कि वैसे तो 3 ही प्रकार बताए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि और कोई इसमें नहीं कवर होंगे, और भी चीजें आ सकती है। बट ध्यान रखो कि और चीजें आ सकती है, इट डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स, बट स्टिल हम उसको यहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं लगाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सिर्फ इन 3 चीजों को लगेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक ड्राफ्ट को लगेगा क्योंकि वो एक प्रकार का चेक ही है, वो अपन देखेंगे। तो बैंक ड्राफ्ट क्या है, वो क्या कैसे बनता है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा, और इतना डीप में आपको इसमें नॉलेज आएगा, आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पढ़ने में डर लगता है क्योंकि ये समझ में नहीं आता। तो अपने को समझ में आएगा, और फिर आपको इतना मजा आएगा ये एक्ट पढ़ने में कि आप इसको इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, आपको लगेगा यही पढ़ते रहो। बट ऐसा नहीं करना, बाकी भी चीज है, बाकी भी सब्जेक्ट्स है, तो सब साथ में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ बताया फर्दर 137 सेक्शन के हिसाब से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिकॉग्नाइजेस द नेगोशिएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय लॉ और कस्टम्स, ठीक है। बैंक नोट्स, बैंक ड्राफ्ट्स, शेयर वारंट्स, डिविडेंड वारंट्स, ट्रेजरी बिल्स हैव बीन हेल्ड टू बी नेगोशिएबल बाय यूसेज और कस्टम्स और बाय अदर एनेक्टमेंट्स, ठीक है। तो वही बोला है फिर आगे, फिर से आगे क्या बताया कि देयर आर सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर प्रॉपर्टी कैन बी पास बाय डिलीवरी। जैसे कि आपने देखा था कि एक बिल ऑफ लीडिंग हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो भी दे दिया, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो प्रॉपर्टी का मतलब वही है ओनरशिप, ठीक है। ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है जब हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था पिछले साल। फिर हाउएवर सिंस दीज आर नॉट कवर्ड इन द एक्ट, इसीलिए यहाँ पे जो भी रूल्स लगते हैं, जो प्रोटेक्शन मिलता है, ये उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। In case documents covered in Negotiable Instruments Act, the transferee can get a better title than the transferor. अब इसका क्या मतलब है ये अपन अभी देखेंगे, but this would not be so in case of other documents. फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब पास हुआ था वो सब बताया है। अब इसमें ये भी बोला है कि अभी उस टाइम पे उतना ज्यादा चालू नहीं हुआ था, बैंकिंग वगैरह प्रिमिटिव स्टेज पे था। आज के जमाने में बहुत सारे इसके जो कंसेप्ट्स है वो अब रिडेंडेंट हो चुके हैं, यानी अब उसका कोई मतलब नहीं है, अब वो नहीं लगते हैं। आप देखोगे बिल्स इन सेट वगैरह ये सब आजकल नहीं देखने मिलेगा, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, बट फिर भी ये हम समझेंगे और ये आपको अच्छे से पता लग जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब वही अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अपन आ जाते हैं अब अपने कंसेप्ट के ऊपर। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, इससे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, और सब आपको पूरा डिटेल में समझ जाएगा कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं हम एक नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए है, उसके पास ऑर्डर आता है मिस्टर बी का। मिस्टर बी उसको गुड्स ऑर्डर करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को उधारी चाहिए। अब देखो, उधारी पे गुड्स मांग रहा है वो। अब ए मिस्टर बी को नहीं जानता किसी भी प्रकार से, ना उसका कोई रिलेशन है ना कुछ, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम वाम सुना रखा है। अब यहां पे बताओ, मिस्टर ए उसको क्या ऐसी गुड्स भेज देगा? तो हाँ, भेज तो सकता है, लेकिन रिस्क रहेगा, कुछ दिक्कत आ सकती है आगे, हो सकता है पैसा ना मिले टाइम पे। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये जब ये गुड्स भेजेगा ना, गुड्स भेज रहा है, ये सनी पाजी निकले अपने गुड्स लेके, तो इसके साथ में वो क्या करेगा, इसके साथ में एक डॉक्यूमेंट लिख के भेजेगा। ये डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, इसमें लिखा रहेगा ऑर्डर देगा, ये डॉक्यूमेंट पे ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर टू मिस्टर बी, ठीक है। वो क्या ऑर्डर देगा, वो बोलेगा कि आज से जो भी जैसे क्रेडिट पीरियड देना है, 1 महीने बाद तुम मेरे को जो भी गुड्स की वैल्यू है, समझो 50,000 रुपए दोगे। तो ये उसको ऑर्डर दे रहा है, आज से 1 महीने बाद तुम मेरे को 50,000 रुपए दोगे, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों चीज इसने भेज दिया टू मिस्टर बी।
अब यहां पे देखो, यहां पे कौन सा रिलेशन आ गया फिर से डेटर क्रेडिटर का, ये आ गया डेटर मिस्टर बी, डेटर यानी पैसे देने के लिए लायबल, और ए हो गया क्रेडिटर। ये अपन और डिटेल में देखेंगे डेटर क्रेडिटर कैसे क्या रहता है, इसमें कई बार डिफरेंस बिटवीन में आप देखते हैं कि डेटर ये ड्रॉ करेगा या क्रेडिटर ड्रॉ करेगा, लेकिन वैसा डिफरेंस ध्यान नहीं रखना, पहले आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, तो फिर बाद में आपको ये क्लियरली समझ जाएगी सब चीजें, ठीक है। तो देखो मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने गुड्स के साथ में एक डॉक्यूमेंट लिख के भेजा ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ना, एक्चुअल में इस ऑर्डर को ही हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ध्यान रखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्डर जो दिया है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये सनी पाजी पहुंचेंगे तो सनी पाजी आएंगे यहां पे, तो साथ में ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, बोलेंगे कि भाई बी साहब एक काम करो, तुम मेरे को इस डॉक्यूमेंट पे एक्सेप्टेंस दो। एक्सेप्टेंस यानी क्या, तो उसमें मिस्टर बी साइन करेगा और वो उसको वापस दे देगा ट्रक ड्राइवर को। ये देने के बाद ये जो बिल है ये वापस भेज दिया जाएगा टू मिस्टर ए, ठीक है। तो ये बिल जो है, ये बिल वापस भेजा जाएगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट करके वापस भेजेगा। अब ए को एक सिक्योरिटी हो गई कि भाई ये बराबर पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे ये नहीं करता, ए अगर ऐसा बिल वगैरह लिख के नहीं देता, तो यहां पे दिक्कत आ सकती थी आगे चल के। यहां पे अब ए सीधा सीधा बोल सकता है, इवन ट्रक ड्राइवर को बोल सकता है कि अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं देगा तो ऐसे केस में तुम इसको गुड्स वापस गुड्स ले जाने मत देना, जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं देता तो आप इसको गुड्स वगैरह नहीं दोगे। इसको हम क्या बोलते थे, राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। याद है क्या आपको, आपने पढ़े थे पिछले साल, आपने जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था उसमें देखे थे राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करना, वहां ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है। तो खैर वो अलग चीज है, बट ये आप यहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये जो डॉक्यूमेंट है एक्सेप्ट करके ए को देगा। अब यहां पे देखो किसने लिखा है बिल को, तो बिल को लिखा है मिस्टर ए ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे ड्रॉवर, ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसने किसके ऊपर ड्रॉ किया है, तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं ड्रॉवर एंड ड्रॉई, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, जितने भी देखो पेयर पेई, डोनर डोनी धोनी नहीं डोनी, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इस प्रकार से हम जनरली रिलेशंस बताते हैं, जैसे डेटर डेटरी, तो डेटर डेटरी होता है कि नहीं होता, तो डेटर डेटरी हर जगह रूल नहीं लगते हैं, टीचर टीची, तो ऐसा नहीं होता। खैर तो यहां पे जनरली ऐसा होता है। तो ड्रॉवर, जिसने ड्रॉ किया, जिसने ऑर्डर दिया उसका नाम है ड्रॉवर, जिसको ऑर्डर दिया, जिसके ऊपर ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉई बोलेंगे, ठीक है। फिर इसी व्यक्ति को ये जब एक्सेप्ट कर लेगा बिल को, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक नहीं, जब एक्सेप्ट कर लेगा तब इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर, ठीक है। तो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये व्यक्ति जिसके पास वो बिल रखा है इसको हम क्या बोलेंगे, होल्डर, ठीक है। उसने होल्ड किया है, उसने अपने पास रखा है। हर एक होल्डर को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मानते हैं। अब ये क्या होता है ये हम देखेंगे। हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है जब तक इसके खिलाफ कुछ ना हो, कुछ प्रूव ना हो, ठीक है। तो ये अपन डिटेल में बाद में देखने ही वाले हैं। अब देखो यहां पे अब ए के पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, ए उसको होल्ड कर रहा है, तो ए को हम होल्डर बोलेंगे, ठीक है। तो ए ही ड्रॉवर भी है, ए ही होल्डर भी है। इसको एक और नाम बोलेंगे पेई। पेई यानी कौन, जिस व्यक्ति का नाम बिल पे लिखा है कि इसको पेमेंट मिलेगा, उसको हम पेई बोलते हैं, ठीक है, या उसके ऑर्डर पे। तो अपन देखेंगे डिटेल में, पूरे पार्टीज को हम जानेंगे, ठीक है। अब ए जो है इसको अधिकार मिल गया कि वो पैसा रिकवर कर सकता है। अब जरूरी नहीं ए खुद पैसा लेने जाए, कई बार ऐसा होगा कि ए ने अब ये गुड्स को बेच दिया है, ए ने किसी से गुड्स खरीदा है, समझो गुड्स खरीदा है उसने, और उसने ये बिल उसको दे दिया। तो यहां पे जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर करता है ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट या नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। तो ये नेगोशिएट कर देगा किसको, तो दूसरे व्यक्ति को। समझो इसने मिस्टर एक्स को एंडोर्स कर दिया।
अब मिस्टर एक्स के पास ये बिल है, तो मिस्टर एक्स को अब अधिकार है कि मिस्टर एक्स जा सकता है बी के पास और वो पैसा क्लेम कर सकता है। अब मिस्टर ए जो अधिकार दे चुका है, तो एक्स को एक और अधिकार है कि एक्स डायरेक्टली अगर बी के पास जाता है तो बी पहले तो पेमेंट कर देगा। ये सिंपल सा एक पॉइंट है। एक और चीज क्या हो सकती है, एक्स जा रहा है बी के पास बट बी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में एक्स को अधिकार है कि वो बी पे भी केस फाइल कर सकता है और एक्स कैन इवन रिकवर फ्रॉम ए, तो उसको ये अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। और जो व्यक्ति एंडोर्स कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोर्सर, इसका ही दूसरा नाम एक और जिसको एंडोर्स किया उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल है, बता सकते हैं हम, एंडोर्सी। यही व्यक्ति अब होल्डर भी बन गया आपका। ठीक है, अब ये अगर चाहे तो ये भी किसी और से गुड्स लेके ये इंस्ट्रूमेंट उसको दे सकता है। तो उसने गुड्स ले लिया, यहां पे भी गुड्स ले लिया और यहां पे इसने बिल एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो अब इसने एंडोर्स किया तो इसका नाम, एक्स का नाम क्या हो गया, एक्स का नाम हो गया अब एंडोर्सर। इसी को एंडोर्सर भी बोलते हैं, आई भी यूज किया जाता है। और ये किसको एंडोर्स किया, तो समझो इसने एंडोर्स किया मिस्टर वाई को, तो वाई हो गया फिर से एंडोर्सी। यही होल्डर भी है, यही होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे भी क्या होगा, जब मैच्योरिटी आएगी, जैसे उसने बोला था आज से 1 महीने बाद, तो वो जो 1 महीना पूरा हो जाएगा, अब यहां पे वाई डायरेक्टली जा सकता है, वाई खुद जा सकता है मिस्टर बी के पास और वो पैसा क्लेम कर सकता है। अगर बी पैसा देने से मना कर दे तो यहां पे वाई कैन स्यू इन हिज ओन नेम, खुद के नाम से भी वो केस फाइल कर सकता है। अब वैसे ये आपका जो जनरल प्रिंसिपल है उसके विरुद्ध जाता है। आपका जनरल प्रिंसिपल क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, वो क्या बोलता है कि एक व्यक्ति तभी केस फाइल कर सकता है जब वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहां पे ये रूल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि यहां पे जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, यहां पे ये नेगोशिएशन हो रहा है। इसी को एक प्रकार का असाइनमेंट बोल सकते हैं आप, एक स्पेशल टाइप ऑफ असाइनमेंट। आपने पढ़े थे, जब आपने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पढ़े थे, उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, उसमें एक असाइनमेंट नाम का वर्ड था। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ असाइनमेंट ही है। जब ये असाइनमेंट हो रहा है तो ऐसे केसेस में वाई क्या कर सकता है, तो वाई खुद जाके भी बी से क्लेम कर सकता है। ठीक है, और बी नहीं देगा तो यहां पे वाई कैन स्यू इन हिज ओन नेम, खुद के नाम से भी वो केस फाइल कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाई जो है, जो होल्डर है, होल्डर कैन स्यू इन इट्स हिज ओन नेम इफ ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है, होल्डर इन ड्यू कोर्स की वैसे डेफिनेशन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को अगर आप डिफाइन करते हैं तो एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज अक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट एक फॉर वैल्यू। ये पहली चीज हो गई, वैल्यू के लिए, यानी कुछ वैल्यू, जैसे उसने गुड्स दिया तब उसको ये इंस्ट्रूमेंट मिला, तो इस प्रकार से इसने गुड्स दिया, यहां से इंस्ट्रूमेंट मिला, तो फॉर वैल्यू कुछ कंसीडरेशन दिया गया था, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, इसने अक्वायर किया ये बिफोर मैच्योरिटी। जो उसका टाइम है उसके पहले अक्वायर करेगा तो उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। और तीसरा पॉइंट यहीं पे है, इन गुड फेथ। अब गुड फेथ का क्या मतलब है, मीन्स उसको पता नहीं, कुछ गड़बड़ हुई भी होगी तो उसको पता नहीं है। ठीक है, तो इन गुड फेथ अगर उसने अक्वायर किया है तो ऐसे केस में होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। और ये आपका प्रिजम्पशन होता है कि एवरी होल्डर इज डीम्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये आपका जनरल प्रिजम्पशन रहेगा। अपन ये डिटेल में अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिजम्पशंस देखेंगे, तब ये पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ, ये जो ट्रांसफर किया, ये कितने बार कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर, 1 बार और 2 बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप कितने भी बार ट्रांसफर कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन इसको आफ्टर मैच्योरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रखो, इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ही विल बिकम ओनली अ होल्डर एंड नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये आफ्टर मैच्योरिटी का क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन डिटेल में वैसे देखेंगे, ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये बिफोर मैच्योरिटी बोलने का मतलब ही है कि ये इवन आफ्टर मैच्योरिटी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आफ्टर मैच्योरिटी भी ये ट्रांसफर हो सकता है। अब एक दो और अपन ये पढ़ लेते हैं, एक दो और मैं आपको प्रकार बता देता हूं, फिर मैं और थोड़ी सी चीजों पे जोर दूंगा, ठीक है। तो अब ये इन गुड फेथ को पहले मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। समझो यहां पे एक्स ने ये चोरी करके ला लिया मिस्टर ए के पास, ए के पास से उसने लाया चोरी करके, ठीक है, स्टोलन। समझो यहां पे चोरी की गई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहां चोरी हुई है तो एक्स को अधिकार नहीं है पैसे लेने का, ये ध्यान रखो, एक्स को अधिकार नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा वो पैसा नहीं लेगा, नहीं ले पाएगा। अगर ये जाता है एक्स इसके पास और इसको नहीं पता है बी को और ये पे कर देता है तो एक्स को पैसा मिल भी जाएगा। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं उसको ध्यान रखो, एक्स को अधिकार नहीं है, एक्स डज नॉट हैव अ राइट टू गेट दी पेमेंट, उसको पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि यहां पे उसने चोरी करके लाया। बट अगर एक्स ने ये इंस्ट्रूमेंट को वाई को दे दिया है और वाई ने इसको लिया है फॉर अ कंसीडरेशन, गुड्स देके, तो ऐसे केस में वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा अगर उसने गुड फेथ पे किया है तो। गुड फेथ यानी उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि यहां पे चोरी हुई थी, तो ये मतलब होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। तो गुड फेथ का क्या मतलब है, उसको ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। इसी को हम बोलते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, इसको डिफेक्ट बोलेंगे, तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट मिलता है विदाउट एनी डिफेक्ट, तो कोई डिफेक्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे ही है जैसे कि आपने उसको सर्फ एक्सेल से धो डाला, तो इसमें दाग लगा था और वो दाग मिट गया, ठीक है, तो दाग अच्छे हैं नहीं, तो दाग मिट गया। तो यहां पे ये वैसे ही है जैसे आपने उसको जो भी उसमें दाग था वो दाग हटा दिया, एकदम बेदाग गोरापन, गोरापन नहीं यानी क्लियर हो गया, यहां पे उसको कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यहां पे इसको जो गुड्स मिल रहे हैं ये गुड्स उसको बेदाग मिलेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है ये इंस्ट्रूमेंट उसको बेदाग मिलेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मींस वाई हैज अ राइट टू क्लेम फ्रॉम बी इवन इफ एक्स डज नॉट हैव अ राइट टू क्लेम फ्रॉम बी, ठीक है। तो उसी का मतलब है वाई जाके पैसा क्लेम कर सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कर सकता है, करेगा वो, हाँ करेगा। यहां पे मैंने क्या बोला था, एक्स के केस में नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर कर लिया तो भाई इसको थोड़ी पता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाता है बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब ये क्या होता है ये भी अपन डिटेल में देखेंगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स यानी ये भी अगर बिना कुछ गड़बड़ के बराबर गुड फेथ में पे कर देता है तो बी गेट्स डिस्चार्ज, ठीक है। और उसमें क्या अधिकार रहेंगे, कैसे क्या क्लेम करेंगे वो अपन देखेंगे। उसमें फिर ए कैन रिकवर फ्रॉम एक्स, वो डिटेल में अपन बाद में देखने वाले हैं। तो ये बहुत डीप में पढ़ना है अपने को, पूरे 90 पेजेस का आपका चैप्टर है, तो अपन इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पे द बिल वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय डेटर, ठीक है। अब एक और प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपको बताता हूं, ये भी ध्यान रखो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, मैं जो अभी दूसरा बता रहा हूं इट इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड प्रकार, द सेकेंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इनफैक्ट इसका मैंने नंबरिंग 1A और 1B देना चाहिए, तो ये 1A और इसको 2 के बदले हम क्या देते हैं, इसको 2 के बदले हम बोलेंगे 1B, ठीक है। ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें क्या होगा अब देखते हैं। तो देखो ये वाले बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, बिल्कुल सेम चीज पकड़ते हैं अपन। मिस्टर ए है, उसने गुड्स दिया मिस्टर बी को, गुड्स गए ट्रक के साथ, ये ट्रक तेज चल रहा है, ऊपर वाला ट्रक स्लो चल रहा है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली तेज चल रहा है, ऐसा आगे दिखता है ना तेज चल रहा है। आप देखते हैं बचपन में आपने कार्टून्स देखे, कार्टून्स में बताते आगे दिखता है, पीछे ऐसे लाइन दिखती 3, तो ये बहुत तेज चल रहा है ट्रक, ठीक है। तो खैर पहुंच गया ये ट्रक समझो। अब बी को पेमेंट की बारी आई। अब बी ने क्या किया, बी ने मिस्टर सी को बोला, क्या बोला, उसने ऑर्डर दिया, एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया और ये डॉक्यूमेंट में ऑर्डर दिया उसने, क्या बोला उसने, पे टू ए, पे करने किसको बोला है, ए को। तो यहां पे ए उसको पेमेंट रिसीव करने का अधिकार रहेगा। ए किस कैसे रिसीव कर सकता है, सी के पास जाके, तो ए कैन रिकवर द पेमेंट फ्रॉम सी, ठीक है। अब यहां 2 केस हो सकते हैं, ध्यान रखो फिर से। यहां पे एक ऐसा हो सकता है कि इसने यहां डॉक्यूमेंट भेजा, इससे एक्सेप्टेंस लिया और फिर एक्सेप्ट करके ही बिल भेजा, ये एक केस हो सकता है। नहीं तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है यहां पे उसने डॉक्यूमेंट भेजा ही नहीं, उसको ऑर्डर जरूर दिया है उसने,
तो यहां ऑर्डर दिया है उसने, बट डॉक्यूमेंट किसको भेजा है? उसने डॉक्यूमेंट भेजा मिस्टर ए को, ये डॉक्यूमेंट लिख के भेजा मिस्टर ए को। अब यहां पे क्या होगा, ये भी क्या है, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। यहां पे क्या होगा, मिस्टर ए अब जाएगा सी के पास और ये बोलेगा कि देखो जी मेरे पास ये कागज है, ये कागज पे तुम लिख के दो कि हां तुम पेमेंट करोगे, क्योंकि भाई बी ने तो बोल दिया कि जाओ भाई तुम उसको पेमेंट करना, लेकिन क्या सी हां बोलता है? ये भी पॉइंट एक देखने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पे सी हां बोलता है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो यहां पे इसीलिए मिस्टर ए जाएगा, प्रेजेंट करेगा फॉर एक्सेप्टेंस, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। फिर सी उसको अगर एक्सेप्ट कर देता है तो यहां पे ए को वो वापस मिलेगा, वो एक्सेप्ट करके अपने पास लाएगा और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ए विल अगेन गो टू सी, ठीक है। फिर से वो जाएगा सी के पास और यहां पे फिर से प्रेजेंट करेगा, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ये कब होगा? ये मैच्योरिटी के टाइम होगा। तो ये जब प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट हो जाएगा, तो यहां पे सी अब पेमेंट करके ए को पे कर देगा, ठीक है। अब यहां पे फिर से मैं आपको पार्टीज के नामकरण कर देता हूं। यहां पे पार्टीज का क्या क्या नाम है? तो मिस्टर ए कौन है? फिर से क्रेडिटर, क्रेडिटर तो है ही साथ में, ये पेई है, ये ड्रॉवर है क्या? अब तो नहीं, ड्रॉ किसने किया है? डेटर ने। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको रटो मत, रटोगे तो गड़बड़ होगी। तो यहां पे नहीं तो आप बोलते हो कि डेटर ड्रॉ करता है, तो यहां तो डेटर ने ड्रॉ किया है, लेकिन यहां देखो, यहां पे तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये क्रेडिटर ने ड्रॉ किया है। तो इसीलिए ये डिफरेंस बिटवीन में हम जब पॉइंट्स लिखना रहता है तो ये कवर करते हैं, बट हम आगे देखेंगे, मेन कंसेप्ट समझेंगे। ये तो क्या पॉइंट बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखो, तो यहां पे डेटर जो है ना, डेटर कौन है? तो डेटर है यहां पे एक्चुअल में ड्रॉवर। तो डेटर ने ड्रॉ किया है और किसके ऊपर ड्रॉ किया है? तो ये सी, ड्रॉई। इसी को हम क्या बोलेंगे? जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टर, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो लायबल ही नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे एक्सेप्टर प्राइमरीली लायबल होता है, ये आप आगे पढ़ोगे कि कौन लायबल होता है। तो एक्सेप्टर इज प्राइमरली लायबल इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टर लायबल रहेगा, ठीक है। ड्रॉई वर्ड वहां यूज नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगी। ड्रॉई इज नॉट लायबल, एक्सेप्टर इज प्राइमरीली लायबल। और अगर एक्सेप्टर पे नहीं करेगा, ए जाता है सी के पास और सी पे नहीं करता है, तो देन ए कैन गो टू बी। तो पहले ए कहां जाएगा? ए पहले सी के पास जाएगा, अगर सी पेमेंट नहीं करता है तो ए फिर बी के पास जाएगा। तो जो ड्रॉवर है वो सेकेंडरी लायबल रहेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स को आपको समझना है, क्योंकि फिर आप गड़बड़ करोगे अगर आप रट लोगे। तो इसीलिए देखो हर जगह पॉइंट्स अलग अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अब मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए या तो खुद वो जाके ले सकता है, या फिर यहां पे भी एंडोर्समेंट इज पॉसिबल। यहां पे हो सकता है वो उस बिल को दे दे मिस्टर एक्स को और उससे कुछ गुड्स ले ले। यहां भी सेम प्रकार से इसको फिर एंडोर्सर बोला जाएगा। मिस्टर पेई को हम क्या बोलेंगे? एंडोर्सर, और इसको हम बोलेंगे एंडोर्सी। ये होल्डर हो जाता है, ये भी होल्डर भी कहलाएगा, और होल्डर के साथ साथ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब और ये प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोर्समेंट, ठीक है। एंडोर्समेंट बोलो, नेगोशिएशन बोलो। अब एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो। यहां पे ये जरूरी नहीं कि ए जाके पहले एक्सेप्टेंस कराए और उसके बाद ही वो एक्स को दे, ध्यान रखो। तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ए ने डायरेक्टली इसको ट्रांसफर किया और फिर एक्स जा रहा है मिस्टर सी के पास एक्सेप्टेंस के लिए। इट इज पॉसिबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ऑल्सो बी एंडोर्स्ड इवन बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अभी आपको लग रहा होगा ऐसा कभी सुने नहीं, बट ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब चीज करेक्ट है। ये सब चीज जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आती जाएगी, अच्छा ऐसा था, इसीलिए ये कंसेप्ट है। बहुत सारे कंसेप्ट आप देखोगे, कंसेप्ट दिखेंगे, आपको लगेगा कि एक्सेप्ट नहीं किया फिर कैसे क्या आगे चला गया बिल। तो जा सकता है,
ठीक है, तो ध्यान रखो, बिल कैन बी एंडोर्स्ड इवन बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, और दूसरा इट कैन बी एंडोर्स्ड इवन आफ्टर इट्स मैच्योरिटी, ये भी सही है। ठीक है, उसमें फर्क क्या पड़ेगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ होल्डर बनेगा, नहीं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की फिर डेफिनेशन का मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कितने भी बार तक एंडोर्स किया जा सकता है। अगर समझो यहां पे मिस्टर ए ने इधर लेके ही नहीं गया था तो ये प्रोसेस नहीं आएगी, यहां पे फिर क्या होगा, फिर मिस्टर एक्स ले जाएगा फॉर एक्सेप्टेंस और बाद में मिस्टर एक्स ही ले जाएगा फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज काम करेगा। यहां पे भी मिस्टर एक्स कैन क्लेम फ्रॉम सी, मिस्टर एक्स कैन क्लेम फ्रॉम बी एंड मिस्टर एक्स कैन इवन क्लेम फ्रॉम ए, बट पहले उसको किसके पास जाना है, पहले सी के पास। सी अगर पेमेंट नहीं करता है तो कहां जाना है, नहीं, डायरेक्टली बी के पास जाए, जरूरी नहीं, एक्स डायरेक्टली फिर ए से भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, यहां पे सिर्फ कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स हैज टू गिव नोटिस, वो जिसको भी रिकवरी करना चाहता है, जिसको भी लायबल ठहराना चाहता है, उसको नोटिस देना जरूरी होता है। ठीक है, वो अपन और डिटेल में फिर देखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ठीक है, तो ध्यान रखो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। फिर थर्ड प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब ये जो थर्ड चीज हम पढ़ेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। तो इसको हम सेकंड बोलेंगे क्योंकि वो दोनों ऊपर के क्या है, दोनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या है, तो कई बार आपको फर्क नहीं पता रहता है, दोनों एक प्रकार से काम कर रहा है ऐसा लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। तो क्या फर्क है, तो बिल्कुल सेम चीज देखते हैं अपन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिया, ये स्लो वाला ट्रक है, एकदम स्लो तो इसने गुड्स दिया और मिस्टर बी ने यहां पे इसको लिख के दिया, आई प्रॉमिस टू पे, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उसने लिख के दिया आई प्रॉमिस टू पे। देखो ऊपर में क्या थे दोनों चीज, ऑर्डर थी, यहां पे भी आप देखो तो ऑर्डर ही है और यहां पे भी आप देखो तो ऑर्डर है, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये प्रॉमिस कर रहा है। तो ये प्रॉमिस को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉमिस है इसी को हम बोलते हैं दूसरा नाम प्रॉमिसरी नोट। ये किसने ड्रॉ किया, मिस्टर बी ने। मिस्टर बी का क्या नाम है, मिस्टर बी इज द डेटर। ठीक है, तो डेटर ने ड्रॉ किया, तो ये हमेशा डेटर ही ड्रॉ करता है। अब यहां पे दोनों हो जाते हैं, कभी आप देखोगे डेटर ड्रॉ कर रहा है, कभी आप देखोगे क्रेडिटर ड्रॉ कर रहा है। तो आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन में आप लिखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर एंड प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द डेटर। तो ये जनरली लिखते हैं, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द डेटर, तो ही इज द ड्रॉवर, तो फर्क पड़ता है। वैसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है, ड्रॉवर ड्रॉई एक पर्सन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ड्रॉवर पे ही एक पर्सन हो सकते हैं क्या, तो यहां पे तो है, यहां पे आप देखोगे तो यहां तो वैसे ही हो गया, ड्रॉवर और पेई ये सेम पर्सन है। ठीक है, फिर कभी ड्रॉई और पेई सेम हो सकते हैं क्या, ड्रॉई मईच पे कर रहा, खुद को ही पे कर रहा, तो हो सकते हैं क्या, सोच के देखो, तो हाँ हो सकता है। कैसा, जैसे मैंने एक लोन रिपेमेंट के लिए एक बैंक में चेक दिया, बैंक का, उसी बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट भी है, उसी बैंक में मेरा एक लोन अकाउंट भी चल रहा है। अब यहां पे मैंने उसको बोला पे योरसेल्फ, तो मैंने पे योरसेल्फ बोला, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं, यानी वो क्या है, वो ड्रॉई है। ठीक है, और वो खुद ही पे ही है, खुद को पे करेगा वो, यानी मेरे इससे निकाल के वो खुद के अकाउंट में पैसे ले लेगा, यानी बैंक अपने खुद को पेमेंट करेगा। ठीक है, तो खुद ही पे कर रहा और खुद को ही पेमेंट कर रहा, समझा क्या। जब पे योरसेल्फ का अपन चेक देते हैं, जब मैंने पे एसबीआई का ही चेक दिया, मेरा सेविंग बैंक का चेक लिख के मैंने दे दिया बैंक को और बोला तुम खुद को पेमेंट कर लो, तो ये क्या हो गया, खुद ही पे कर रहा और खुद को ही पेमेंट कर रहा, जरूर मेरे अकाउंट से कर रहा, बट ये एक ऐसा चेक भी हो सकता है जहां पे पेई एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन। ठीक है, ड्रॉवर और पेई तो सिंपल है, ये आपको समझ जाता है कि ड्रॉवर वही है और पेई भी वही है, लेकिन ड्रॉई एंड पेई कैन ऑल्सो बी सेम। ठीक है, और ड्रॉवर और ड्रॉई सेम हो सकते हैं क्या, बताओ, ड्रॉवर ड्रॉई हो सकते हैं। ड्रॉवर ड्रॉई कब हो सकते हैं, जैसे मैंने अपने ही एक ब्रांच के ऊपर चेक निकाला, समझो हमारी क्लास है मर्क्यूरियस एजुकेशन और मेरी एक और प्रोप्राइटरशिप है, दो प्रोप्राइटरशिप है, ब्रांच है समझो, प्रोप्राइटरशिप के बदले ब्रांच समझो, मैंने यहाँ की ब्रांच मर्क्यूरियस एजुकेशन और एक मर्क्यूरियस एजुकेशन है अपना दिल्ली में, तो मैंने किसी एक व्यक्ति को पेमेंट चाहिए था, मैंने यहां से ऑर्डर लिख के दे दिया अपने दिल्ली की ब्रांच को और बोल दिया कि पे टू दिस पर्सन, तो मैंने उसको ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर किसने दिया,
मर्क्यूरस एजुकेशन ने किसको दिया? मर्क्यूरस एजुकेशन को। तो हुआ कि नहीं? तो ध्यान रखो, ऐसा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लोगे ना तो बहुत अच्छे से जम जाएगी चीजें। वैसे ही कभी कभी ड्रॉवर और पे ही सेम होंगे, वो तो बहुत बार होंगे, जैसे ऊपर देखा हमने, या एक सेल्फ का चेक होता है, तो सेल्फ के चेक में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आगे बैंक को दे रहा हूं और बैंक मेरे को पेमेंट दे रहा है कैश में, तो ये क्या हो गया? यहां पे मैं ही ड्रॉ कर रहा हूं और मैं ही पे ही हूं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो यहां पे ध्यान रखो, प्रॉमिसरी नोट पे फिर वापस आ रहे हैं हम। और हाँ, ये जो मैंने चेक का एग्जांपल दिया, चेक इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसकी डेफिनेशन ही है, वो अपन आगे अभी देखने वाले हैं। तो यहां देखो, ये हो गया डेटर, ये हो गया क्रेडिटर। तो इसको हम रट लेंगे? नहीं, रटना नहीं है, मैंने फिर से बताया। अब यहां पे देखो, बी प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर ए को कि मैं तुमको पेमेंट दूंगा। अब यहां पे ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है, क्या यहां पे फिर से ए जाएगा क्या बी के पास, एक्सेप्ट करो भाई? वो बोल रहा है कि मैं तुमको पेमेंट दूंगा, अपन फिर से लेके जाएंगे, नहीं नहीं एक्सेप्ट करके दे। वो बोल रहा है अरे भाई बोला ना मैंने पेमेंट दूंगा, तो भाई अपन यहां एक्सेप्टेंस कराएंगे क्या? तो नहीं। तो इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, बट बिल ऑफ एक्सचेंज तो तब तक के चालू ही नहीं होगा जब तक उस पर एक्सेप्टेंस ना मिले। तो यहां पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यहां पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, बट प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती। ठीक है, फिर अब ये जो है, इसको हम अब ड्रॉवर ना बोलते हुए हम इसको अब मेकर बोलते हैं। समझने के लिए आप ड्रॉवर भी बोलो तो कुछ गड़बड़ नहीं, और इसको हम पेई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन, ये पार्टीज है, यही कौन हो जाएगा? ये होल्ड कर रहा है, होल्डर। जब ये एंडोर्स कर देगा किसी और व्यक्ति को, समझो इसने दे दिया ये मिस्टर एक्स को, और एक्स ने उसको गुड्स दे दिया, तो यहीं पे इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे ये एंडोर्सर हो गया, ये एंडोर्समेंट हो गया, और वैसे ही ये एंडोर्सी हो गया। इसी को हम होल्डर भी बोलेंगे, इसी को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी काम करेगा। तो ये भी कितने भी बार तक के नेगोशिएट किया जा सकता है। अल्टीमेटली जो होल्डर है वो जाएगा मेकर के पास और पेमेंट रिसीव करके ला लेगा। ठीक है, और हर एक प्रायर पार्टी इज लायबल टू एवरी सब्सिक्वेंट पार्टी। यहां पे समझो और आगे जाता, समझो ये बिल और भी आगे जाता, यहां पे इसके बाद जेड के पास जाता, तो जो मिस्टर जेड है, समझो एक मिस्टर जेड भी है, ये जेड के पास अगर बिल गया, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इवन मिस्टर जेड जो है ना, वो मिस्टर जेड कैन क्लेम फ्रॉम वाई, एक्स, ए एंड बी, सबसे रिकवरी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, वाई किस किस से रिकवरी कर सकता है? समझो जेड ने मिस्टर वाई से रिकवरी कर लिया, तो वाई कैन रिकवर फ्रॉम एक्स, एक्स कैन रिकवर फ्रॉम ए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हर एक पार्टी अपने बाद वाली पार्टी को लायबल है, और हर एक पार्टी अपने पहले वाली पार्टी से रिकवरी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा है। अब चेक के ऊपर आ जाते हैं, ये और डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा है, अभी हमको डेफिनेशन देखना है। ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, ये सब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमको ये चीज और डिटेल में बहुत अच्छे से समझना है। अब थर्ड प्रकार जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, एंड थर्ड क्या है? चेक। चेक भी दो प्रकार के होंगे, एक ओपन चेक होगा, एक क्रॉस चेक होगा। ठीक है, तो देखेंगे अपन बेयरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, सब डिटेल में देखेंगे। तो ये ट्रंकेशन की एक प्रोसेस है, तब देखेंगे। वैसे सिंपल स्पीकिंग चेक कैसा होता है? तो चेक में कुछ नहीं होता, मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को गुड्स दिया, तो यहां पे होगा क्या? तो मिस्टर बी ऑर्डर देगा मिस्टर सी को, यहां फर्क कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ सी जो है, सी का नाम रहता है, सी रहता है बैंकर, इसको हम बोलते हैं ड्रॉई बैंक। तो ये ड्रॉई बैंक है, मिस्टर सी इज द ड्रॉई बैंक। इसको कभी एक्सेप्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस लगता है, चेक में कभी एक्सेप्टेंस नहीं लगता। मैंने आपको चेक लिख के दिया, आप बैंक में जाओगे कि पहले भाई एक्सेप्ट करो? नहीं, डायरेक्ट पेमेंट कराओगे। तो ये क्या है? ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, आप जाओगे और पेमेंट रिसीव करोगे। इनफैक्ट चेक की डेफिनेशन ही है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो पेएबल ऑन डिमांड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सेम, ये ड्रॉई बैंक, ये डेटर हो गया, या इसी को हम ड्रॉवर बोलेंगे, ये क्रेडिटर हो गया,
ये होल्डर हो गया। चेक भी एंडोर्स हो सकता है, यही पेई हो गया। चेक भी एंडोर्स हो सकता है, आप देखोगे नहीं लाइफ में, बट चेक का एंडोर्समेंट किया जाता है, तो किया जा सकता है। तो ये आप देखोगे नहीं, इसीलिए मेन प्रॉब्लम जो मैं बोला ना, आपको समझ में नहीं आती चीज। तो चेक एंडोर्स कैसे हो सकता है? बियरर चेक तो आपको समझता है, बियरर चेक है, आपने लिख के दिया और किसी और को दे दिया, उसने एंडोर्स कर दिया, दूसरा व्यक्ति पैसा ले सकता है। लेकिन ऑर्डर चेक, अब यहां पे भी एंडोर्समेंट वाले कंसेप्ट है, तो आप देखोगे पहले के जमाने में बहुत चलता था, इसीलिए एंडोर्समेंट वाले कंसेप्ट आपको यहां देखने मिलेंगे कि ए इसको भी दे सकता है किसी और व्यक्ति को, एक्स को, ठीक है। तो यहां पे ये हो सकता है। तो आप यहां पे ये क्योंकि आपको दिखता नहीं है, कभी देखोगे नहीं आप लाइफ में। जनरली क्या होता है, मेरे को चेक मिला तो मैं जाता हूं बैंक में डाल दूंगा, बैंक से पैसा मिलेगा और मैं फिर दूसरे किसी व्यक्ति को चेक दे दूंगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। बट ये एंडोर्समेंट का कंसेप्ट चेक पे भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भले वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बैंक बोले कि आप ये नहीं कर सकते, बट ये कंसेप्ट एज पर द एक्ट इट इज स्टिल वैलिड, आप ये मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्या है, और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि चेक दिया, वो चेक एंडोर्स कर दिया, फिर आप सोचोगे यार एंडोर्स कैसे हुआ, क्रॉस चेक एंडोर्स हो गया, तो होगा। सिर्फ फर्क क्या रहेगा, बेयरर चेक है तो बाय डिलीवरी एंडोर्स हो जाएगा, क्रॉस चेक है तो बाय नेगोशिएशन एंड डिलीवरी होगा, ठीक है। तो वो अपन डिटेल में बाद में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब जैसे एक्स के पास में समझो ये चेक है, तो एक्स अब जाएगा बैंक के पास और बैंक उसको पेमेंट दे देगा, ठीक है। तो अपन ये जो है ये सिंपल एक बेयरर चेक की बात की है। यहीं पे अगर क्रॉस चेक है तो क्रॉस चेक में थोड़े से पॉइंट बदल जाते हैं। तो उसमें आपको क्रॉस चेक यानी क्या है, क्रॉस चेक इज द इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर, किसको, कौन से बैंकर को, ड्रॉई बैंक, ड्रॉई बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि तुम जो पेमेंट करोगे वो सिर्फ बैंक को पेमेंट करोगे। इसीलिए क्रॉस चेक में बात क्या होती है, तो मैं आपको क्रॉस चेक भी बता देता हूं। ये तो हो गया बेयरर चेक सिंपल। क्रॉस चेक में क्या होगा, क्रॉस चेक में समझो मिस्टर ए के पास चेक है, तो मिस्टर ए क्या करेगा, वो अपने बैंक में जाएगा, इस बैंक को बोलेंगे, समझो मिस्टर डी है, डी जो है ये एक और बैंक है, ये बैंक को हम क्या बोलेंगे, ये जैसे ड्रॉई बैंक है, इसी को हम पेइंग बैंक भी बोलते हैं, तो वैसे इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटिंग बैंक, प्रेजेंटिंग बैंक या फिर कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक क्या करेगा, ये क्लियरिंग कराई जाती है इसकी, क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा, क्लियरिंग हाउस रहेगा और क्लियरिंग हाउस के थ्रू ये क्लियर कराया जाएगा। क्लियर करा के पेमेंट मिलता है मिस्टर डी को और मिस्टर डी इसको ए के अकाउंट में जमा कर देता है। इसको हम बोलते हैं ट्रंकेशन प्रोसेस। ये भी अपने को अभी डिटेल में थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे। इसको हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये चेक ट्रंकेशन जो है ये अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ट्रंकेशन यानी टू कट शॉर्ट, तो कट शॉर्ट यानी इसका टाइम कट शॉर्ट हो जाता है। यहां पे हम देखेंगे आजकल ये एक्चुअल चेक, फिजिकल चेक नहीं भेजा जाता, यहाँ पे क्या भेजा जाता है, तो यहां हम चेक जमा करते हैं और ये इसके बाद आगे जो ट्रांसमिशन होता है ये पूरा इमेज के फॉर्म में होता है, तो डिजिटल रूप में, इसको ही हम ट्रंकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ट्रंकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो डिटेल में अपन देखने वाले हैं। और हाँ, क्रॉस चेक है तो भी इट कैन बी एंडोर्स टू अदर पर्सन, एक्स को दे सकते हैं, एक्स वाई को दे सकता है, तो इस प्रकार से काम करते हैं। अब इसी के आगे हम इसके एसेंशियल्स पहले पढ़ते हैं। हुंडीज यानी क्या, तो हुंडीज भी बड़ा सिंपल है। हुंडीज यानी ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी जनरल जो बोलचाल की भाषा है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसके हिसाब से वो बनाए जाते हैं। तो हुंडी, हुंड वर्ड से आया है, संस्कृत वर्ड से, जिसका मतलब है टू कलेक्ट। और हुंडी जो है ये अधिकार देता है पैसा रिसीव करने का। एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स दी हुंडीज फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसको एक्सक्लूड करती है, बट अगर बोलती है पार्टीज तो ऐसे केस में इट विल बी गवर्न बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। जब तक कुछ नहीं बोला तो हुंडीज विल नॉट बी कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। चलो अब इसकी जल्दी जल्दी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बड़े ही सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेगोशिएबिलिटी, फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेगा, वो बिना पूछे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने ट्रांसफर करना है तो पहले बी से पूछेगा, सी से पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब ये इसको ट्रांसफर को रोका जरूर जा सकता है बाय मेंशनिंग द वर्ड्स पे टू एक्स ओनली, ऐसा बोल दिया तो रुक जाएगा। ये सब अपन देखेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो ये अपना बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। अभी तो हम बस 4 पेज ही पढ़ चुके हैं, ये पूरा 90 पेज में आपका चैप्टर है। टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, ये भी हमने देखे। अगर एक व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मींस उसने गुड फेथ में फॉर वैल्यू और बिफोर मैच्योरिटी वो अक्वायर किया इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे केस में ही गेट्स अ टाइटल बेटर देन द ट्रांसफरर, ठीक है।
तो वही बोला है कि जब ऐसा कुछ होता है, एक व्यक्ति का टाइटल डिफेक्टिव है, तो भी अगर आगे वाले ने उसको लिया है फॉर वैल्यू बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ, तो ऐसे केसेस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ऐसे केसेस में आगे वाला व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मींस ही गेट्स द टाइटल बेटर फ्रॉम द ट्रांसफरर। उसको जिससे मिला वो, उसका टाइटल भले ही डिफेक्टिव रहा हो, बट फिर भी इसका टाइटल बेटर मिलेगा। तो ये भी आपके जनरल रूल से अलग है। जनरल रूल क्या बोलता है? नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। ये हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है, नहीं तो हैरी पॉटर का स्पेल होता तो सब बोलेगा हैरी, छड़ी दिखाया बोले नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, और वो जाके वहां बिल्ली बन गया, होता ना ऐसा। तो खैर ये वो नहीं है, ये आपने पिछले साल पढ़ा था। नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट possess। जो उसका नहीं है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज। बट यहां पे ये रूल नहीं लगता, ये एक्सेप्शन है उसका, ठीक है। तो ही कैन ट्रांसफर इवन अ टाइटल बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज। फिर होल्डर कैन सीव इन हिज ओन नेम, ये भी मैंने आपको बताया, खुद होके वो डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का असाइनमेंट है। फिर ट्रांसफर एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। मनी, ये लीगल टेंडर मनी में पैसा देने की बात होना चाहिए, ये अपन देखेंगे और डिटेल में जब अपन डेफिनेशंस देखेंगे। प्रिजम्पशन, कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं। क्या क्या प्रिजम्पशन है? कि एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। अगर कोई बोलता है कंसिडरेशन नहीं है, तो उसमें उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यहां कंसिडरेशन नहीं है। तो जो चैलेंज करता है उसको प्रूव करना है कंसिडरेशन नहीं है। अगर वो प्रूव कर देता है कि हाँ यहां पे कंसिडरेशन नहीं था, तो यहां पे अभी भी खत्म नहीं हुआ केस, अब आगे वाला प्रूव करेगा कि नहीं यहां कंसिडरेशन था। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है, उसको क्वेश्चन कर रहा है, वो प्रूव कर देगा कि हाँ हाँ ये ऐसा है, फिर दूसरी पार्टी क्रॉस क्वेश्चन करेगी, अच्छा ऐसा है बट फिर ये ऐसा कैसे हो गया, तो यहां पे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और क्रॉस क्वेश्चन में वो जीत सकता है। आपने देखे होंगे मूवीज, जॉली LLB 2 या रुस्तम, तो आपने मूवीज वगैरह में देखा है कोर्ट केस वगैरह, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के द्वारा बनाया गया है। अगर कंसिडरेशन नहीं है बोलता है कोई, तो जो व्यक्ति चैलेंज कर रहा है, जो बोल रहा है कंसिडरेशन नहीं है, उसको प्रूव करना है। अगर वो प्रूव कर देता है कंसिडरेशन नहीं था, तो भी अगली पार्टी को अभी एक चांस है, वो प्रूव करेगा कि कंसिडरेशन था, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा। तो ये बोला है, ये कोई खास काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये ध्यान रखना है कंसिडरेशन था, ये माना जाता है। फिर हर एक इंस्ट्रूमेंट जो डेट है उस डेट को बनाया गया है, ये भी उसमें माना जाएगा। वैसे ही एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एंडोर्समेंट वेयर इन दैट ऑर्डर, जैसा उसमें दिख रहा है वैसा एंडोर्स हुआ। जैसे उसमें बोला है कि पहले मिस्टर एक्स को एंडोर्स हुआ, फिर मिस्टर वाई को हुआ, तो जैसा लिखा है वैसा हुआ, ये माना जाएगा। फिर एवरी एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर वॉज मेड बिफोर मैच्योरिटी, ये भी मैंने आपको बताया, जब तक इसके खिलाफ प्रूव नहीं होता, ये सब जो पॉइंट्स है प्रिजम्पशंस है, जब तक इसके खिलाफ प्रूव नहीं होता ये सही माने जाएंगे। फिर एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी माना जाएगा। फिर राइटिंग एंड सिग्नेचर, तो इसमें भी राइटिंग रहेगा, रिटर्न होना चाहिए कंपलसरी, और साइन बाय द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फिर स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर यानी यहाँ पे आपकी CRPC लगती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, यहाँ पे 6 महीने के अंदर डिसीजन हो जाना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये अपन डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं, चेक बाउंस वगैरह ये सब क्या होता है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। फिर एविडेंस, ये एविडेंस ऑफ इनडेप्थनेस है, यानी किसी ने बिल दिया है तो मान लिया जाएगा कि इनडेप्थनेस है तभी दिया है, यानी इसी को आप फिर से कंसिडरेशन वाले इससे भी जोड़ सकते हैं, सेम पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी पॉसिबल है, जो अपन अभी डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती, क्या लगती, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैसे लगती है आपके प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेएबल इन केस ऑफ चेक, चेक पे कोई स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं होती। फिर से प्रिजम्पशन और स्टॉपल है, तो ये सेम एक ही बार वही फिर से दिया है, तो एज पर सेक्शन 118 और 119 एक बार पढ़ लेते। कंसिडरेशन है हर एक इंस्ट्रूमेंट में माना जाएगा। फिर जो डेट दी है उस डेट पे बनाया गया। एक्सेप्टेंस बराबर प्रॉपर हुआ है एंड विद इन रीजनेबल टाइम हुआ है, ये माना जाएगा बिफोर इट्स मैच्योरिटी, ठीक है, आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर भी बिफोर मैच्योरिटी हुआ है, माना जाएगा। एंडोर्समेंट जैसे अपीयर हो रहे वैसे हुए माने जाएंगे। स्टैम्प प्रॉपरली किया गया है, ये माना जाएगा। फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, हर एक होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा जब तक कि इसके खिलाफ प्रूफ नहीं होता।
प्रोटेस्ट, ये एक नोटिंग प्रोटेस्ट का टॉपिक है, ये अभी आपको नहीं समझेगा। जब कोई भी ये डिसऑनर होता है, कोई भी बिल वगैरह, तो ऐसे केसेस में बिल या प्रोमिसरी नोट, तो नोटिंग प्रोटेस्ट की जा सकती है। एक नोटरी पब्लिक होता है, आपने कई जगह ऐसा बोर्ड पढ़े होंगे, नोटरी पब्लिक, एडवोकेट रहता है, नोटरी पब्लिक होता है। तो एडवोकेट अगर नोटरी पब्लिक है, नोटरियल एक्ट है, वो एक्ट में वो रजिस्टर करके नोटरी पब्लिक बन सकते हैं। माना जाता है कि नोटरी पब्लिक कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो उसके सामने जाके मैंने बोल दिया ऐसा ऐसा डिसऑनर हुआ था, उसने वो लिख लिया, तो मान लिया जाएगा ऐसा हुआ था, ठीक है। और वो जो लिख के हमको देगा उसको हम बोलेंगे प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट होता है। ये डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा एक टॉपिक है जिसपे कभी एक आध बार शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो नोटरी पब्लिक कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे कुछ लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, जैसे पुलिस वाला। पुलिस वाले ने आपको देख लिया, आप विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे थे, 3 जन ट्रिप से जा रहे थे, ट्रिपल सीट, तो ऐसे केस में अगर पुलिस वाला बोलता है ये लोग ट्रिपल सीट जा रहे थे, तो मान लिया जाएगा ट्रिपल सीट जा रहे थे, ठीक है। तो पुलिस वाले भी कभी झूठ नहीं बोलते। तो खैर चलो, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, रूल ऑफ एस्टॉपेल और बाकी की जो चीजें, इंस्ट्रूमेंट अगर आफ्टर मैच्योरिटी एक्वायर हुआ तो क्या होगा, फिर इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स वगैरह है। पहले तो अपन डिटेल में अभी प्रॉमिसरी नोट एज पर डेफिनेशन पूरा पढ़ने वाले हैं। टाइप्स में देखो प्रॉमिसरी नोट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, उसकी डेफिनेशन, फिर चेक और उसकी डेफिनेशंस, तो सब ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे और ये बहुत धीरे धीरे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, होप सो आपको काफी मजा आ रहा होगा इस क्लास में। तो चलिए आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।